क्लास 10th इकोनॉमिक्स का ये पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो ये रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कुल संख्या है प्रश्नों की 7। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न, आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है? आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर कीजिए। तो यहाँ पे हमें समझना है आर्थिक विकास, इसका मतलब क्या होता है। तो आर्थिक विकास अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आर्थिक विकास का जो सीधा संबंध है वो है रुपया पैसा से है, ठीक है। तो यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, एक व्यक्ति है, एक गरीब है और दूसरा अमीर है। तो गरीब व्यक्ति का आर्थिक विकास काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है, उसके पास धन नहीं है, और अमीर आदमी के पास आर्थिक विकास क्या है, मजबूत है। तो सीधे सीधे आपको यही समझना है, रुपए पैसे की उपलब्धता यानी ज़्यादा मात्रा वो जाती है आर्थिक विकास। तो इसका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार करना है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पे आर्थिक विकास जो है वो पूरे राष्ट्र के दृष्टिकोण से है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल तक यानी लंबे समय तक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती रहे। अर्थव्यवस्था में अभी वर्तमान में वृद्धि है और आने वाले समय में भी ये लगातार होती रहे, तो यही कही जाती है आर्थिक विकास, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त होता है, यानी चारों तरफ से जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उत्पादक होते हैं उनसे हमेशा लाभ प्राप्त होता रहे। तो ये हो जाती है आर्थिक विकास की परिभाषा। अब हमें देखना है यहाँ पे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में हमें अंतर करना है। तो सामान्यतः अर्थशास्त्रियों ने ये पाया कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को समान अर्थ दिया है, क्योंकि इस्तेमाल में समान होते हैं। लेकिन जब बारीकी से अध्ययन किया तो बाद में पता चलता है कि दोनों में काफ़ी अंतर है। कौन से अंतर है? पहला अंतर देखिए, आर्थिक समृद्धि में सामान्य रूप से किसी देश के प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू में वृद्धि को आंका जाता है, जबकि आर्थिक विकास में आर्थिक कल्याण गरीबी के उन्मूलन से है, ठीक है। तो आर्थिक विकास जो है वो मूलभूत आवश्यकताओं को ये दर्शाता है। दूसरा देखिए, आर्थिक विकास में आय का वितरण तथा गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया जाता है, जबकि आर्थिक समृद्धि में राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा इसे विकसित देश अपनाते हैं। विकसित देश कौन अपनाते हैं? आर्थिक समृद्धि। विकासशील देश आर्थिक विकास को अपनाते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें। इसका क्या मतलब है? आप विकास को क्या समझते हैं, विकास के प्रति आपकी अवधारणा क्या है, यानी परिभाषा करना है। किस आधार पर कुछ देशों को विकसित कहा जाता है और कुछ देशों को अविकसित कहा जाता है, इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले हम विकास की परिभाषा करेंगे। विकास का अर्थ किसी देश की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार, अधिक विशेष रूप से यह किसी क्षेत्र के प्रकृति और मानव संसाधन के प्रबंधन के तरीकों में सुधार को संदर्भित करता है। ये कहलाता है विकास, यानी किसी देश और राज्य के आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ, ठीक है, उनमें सुधार आवश्यक है, और उसके प्राकृतिक और मानव संसाधन में जो तालमेल है, प्रबंधन है, उनमें भी सुधार होना आवश्यक है। ये सारे विकास की परिभाषा, तो इससे विकास की परिभाषा ये हो जाती है। अब इसके बाद देखेंगे, यहाँ पे देखिए किस आधार पे कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को अविकसित, वो कौन सा पैमाना है वो बताना है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि अविकसित मतलब विकासशील, ठीक है। तो यहाँ देखिए, किसी देश के विकसित और अविकसित यानी विकासशील का पैमाना उनके आर्थिक विकास से है, और विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास प्रतिवेदन में प्रति व्यक्ति आय वाला राष्ट्र विकसित और कम आय वाला राष्ट्र अविकसित माना जाता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा, विकास के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न मापदंडों अथवा संकेतकों का उल्लेख करें। यानी किसी देश या किसी राष्ट्र का विकास जो है हम कैसे मापते हैं, उन मापदंडों या संकेतों का हमें यहाँ पे बताना है।
यानी कैसे हम कह सकते हैं कि कोई राष्ट्र या राज्य वो विकसित है, यानी वो विकास कर रहा है। प्रकार आपको आंसर करना है। विकास के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न मापदंड निम्नलिखित है। पहला मापदंड देखिए, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय। तो इसके अंतर्गत देखिए, किसी देश राज्य के विकास के मापदंड का प्रमुख बिंदु है कौन? राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणधर्म के सूचक में आर्थिक विकास को जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक जो साक्षरता है, स्वास्थ्य सेवाएं की सूची में भी विकास का आकलन कर सकते हैं। तीसरा है मानव विकास सूचकांक के आंकड़ों से उनके शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो तैयार विश्वव्यापक तुलनात्मक आंकड़े हैं उनसे विकास का मापदंड किया जा सकता है विभिन्न देशों का। तो यही है विकास के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख मापदंड। तो आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है, व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक को विकसित करने का श्रेय ये अर्थशास्त्री हैं, इनका दिया जाता है। ठीक है, ये बात लिखते हुए आपको लिखना है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक पहला है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। ठीक है, तो ये लिखते हुए आपको यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ तक। तो आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां, मानव विकास सूचकांक क्या है। इस सूचकांक के अनुसार 2014 में पड़ोसी देश की तुलना में भारत की क्या स्थिति है। तो ये रहा मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यहाँ से प्रारंभ करना है, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, 1990 से प्रतिवर्ष एक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रही है। इसमें विभिन्न देशों के जो तुलनात्मक होते हैं, देखिए पहला है शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किसी देश की तुलना किया जाता है और ये रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और ये प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो जो कहलाता है मानव विकास सूचकांक। और इस प्रश्न में हमें ये भी बताना है कि 2014 में भारत की स्थिति क्या थी अन्य देशों की तुलना में। आइए देखते हैं, आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे। तो भारत की स्थिति देखिए, भारत जो है पड़ोसी देशों की तुलना में दूसरे स्थान पे था। प्रति व्यक्ति आय में यानी डॉलर में देखना है 5497, और जन्म के समय आयु ये रहा, साक्षरता दर ये रहा, तो ये भारत दूसरे स्थान पर था, ये लिखना है। तो इसके बाद देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, विकास की धारणीयता क्यों आवश्यक है। विकास का वर्तमान स्तर किन कारणों से धारणीय नहीं है। तो हमें इसका आंसर इस प्रकार करना है, विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना भी है। धारणीयता का मतलब ऐसे विकास करना है जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे, और ये तभी संभव है जब हम संसाधनों के दोहन के बजाय उनका विवेकपूर्ण अच्छे से इस्तेमाल करें। वर्तमान समय में विकास का जो स्तर है धारणीय नहीं है, उसका क्या कारण है? उसका मुख्य कारण है प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, औद्योगिकरण, वन विनाश और जागरूकता की कमी है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो आइए इसके बाद देखते हैं इस सेशन का आखिरी सवाल, प्रश्न क्रमांक 7वां, हमारे देश के आर्थिक विकास में बिहार का विकास किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपको लिखना ही है। यहाँ देखिए, बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है तथा इसका आर्थिक विकास हमारे देश के आर्थिक विकास में कई प्रकार से सहायक हो सकता है। तो यहाँ देखिए, इस राज्य में कृषि विकास की यथेष्ट संभावनाएं हैं। बिहार की भूमि अत्यंत उपजाऊ है। वस्तुतः उत्तरी बिहार जो है विश्व का जो सर्वोत्तम उपजाऊ भूमि में से भागों में से एक है। ठीक है, तो ये सारे आपको लिखना है। बिहार में केवल खाद्य फसलों, जहाँ ये हाईलाइट जो किया गया है, ठीक है, ये सारे आपको लिखना है। और यहाँ पे देखिए, बिहार में केवल खाद्य फसलों ही नहीं बल्कि गन्ना, जूट, तंबाकू आदि कई प्रकार के व्यावसायिक फसल का भी उत्पादन होता है। और यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग के विकास की भी संभावनाएं बहुत अधिक है, और मसाले का भी उत्पादन होता है।
और बिहार में क्या है, चीन के बाद भारत के जो लीची के उत्पाद सबसे बड़ा उत्पादन है, और ये कहाँ पे होता है, बिहार में, मुजफ्फरपुर में शाही लीची। ठीक है। और इस प्रकार बिहार के आर्थिक विकास की देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो जो हाईलाइट मैंने किए हैं वो आपको सारे लिख लेना है। ठीक है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।